नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। नाउ लेट अस सी अबाउट द टॉपिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यदि एक डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो, अभी तक हमने देखा था कि डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड क्या होती है। तो ये देखा था कि डाइपोल ही रखा है और उसकी वजह से फील्ड क्या है। लेकिन अब बात दूसरी हो गई है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस डाइपोल पे क्या असर पड़ेगा। डाइपोल मान लो एक HCl मॉलिक्यूल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस डाइपोल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर HCl का सलूशन दो प्लेट्स हों, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज, उनके बीच में रख दिया जाए तो उस HCl पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि डाइपोल इन फील्ड, वास्तव में हम अब जो डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे थे शुरू में, तो उस टॉपिक को डिस्कस करने का वक्त आ गया है। सो मान लीजिए कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये निगेटिव चार्जेस हैं। तो हम लोगों को ये बात पता है कि जो फील्ड होती है वो कैसी होगी। वो फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगी, क्योंकि प्रोटॉन को अगर छोड़ दोगे तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, निगेटिव की तरफ। तो इस तरीके से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी। एंड इफ द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, तो एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जहाँ ये दोनों प्लेट्स वेरी क्लोजली केप्ट हैं। तो ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया है। तो ये डाइपोल है। तो डाइपोल में एक चार्ज जो है वो -Q है और दूसरा चार्ज है +Q। सो ये +Q है। दो चार्ज हमने रख दिए। इनके बीच का ये तो खैर सेंटर पॉइंट हो गया। तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस 2a है, जिसमें से a ये डिस्टेंस हो गई और a ये डिस्टेंस हो गई, ऐसा। तो ये डाइपोल रखा है। ये तो बस हमने इन दोनों को मिला दिया है, ये कुछ नहीं है, बस ये दो चार्जेस हैं। तो इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस दे कंस्टिट्यूट ए डाइपोल। वे एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। अब जो -Q चार्ज है, तो इस निगेटिव चार्ज पर किधर की ओर फोर्स लगेगा। तो हमें ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू QE। तो एक कूलम्ब पर जो फोर्स लगता है उसे फील्ड कहते हैं। तो Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो Q से मल्टीप्लाई कर दो। एक कूलम्ब पे लगेगा तो उसे आप कहते हैं फील्ड है। तो उसी फील्ड में अब जब Q पे फिर कितना लगेगा, ये तो एक कूलम्ब पे लगने वाला फोर्स है ना, तो Q चार्ज पे कितना लगेगा, तो Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा और कहाँ लगेगा। ये जो निगेटिव चार्ज है वो प्लस की तरफ भागेगा, तो ये इधर भागेगा। और इस पर जो फोर्स लगेगा वो -QE। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, E पे वेक्टर है, E के अपोजिट भागेगा। तो ऊपर की ओर E है तो ये -QE लगा दिया। इसे देखो, तो इस पर क्या लगेगा, तो इस पर जो भी होगा ये प्लस है, तो प्लस पर प्लस चार्ज किधर भागेगा, वो निगेटिव की ओर भागेगा। तो प्लस चार्ज निगेटिव की ओर भागेगा तो इस पर QE
ये फोर्स लगेगा। सो ये QE है, ये माइनस QE है। तो अब अगर कोई भी एक चीज़ है और एक पर उधर फोर्स लग रहा है और इस पर इधर फोर्स लग रहा है तो रोटेट कर जाएगी। आप ये देख लें, ये जैसे पेन है, इस पर कोई ऊपर फोर्स लगा है और इस पर नीचे फोर्स लगा है तो ये चीज़ ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो इसी तरीके से एक ये लाइन है और एक नीचे खींचे और एक ऊपर खींचे तो ये घूम जाएगी, तो इस पर एक टॉर्क लग जाएगा, ये डाइपोल घूम जाएगा। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो उस पर एक टॉर्क लगता है। और ये जो टॉर्क लगेगा वो इस यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट ये एक रोटेट कर जाएगा, क्योंकि ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, तो इस तरीके से इसमें एक रोटेशन हो जाएगा। तो ये रोटेशन ऐसे होगा तो ये ऊपर की ओर, जो थंब है हमारा थंब की ओर रहेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से होता है। तो ये जो फोर्स है तो ये थंब ऊपर हो जाएगा हमारा इस तरीके से, तो टॉर्क ऊपर लग जाएगा। ये ऐसे हो रहा है। तो आप जो राइट हैंड है उसकी फिंगर्स को ऐसे कर लें और फिर जो थंब की डायरेक्शन होती है ऊपर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। खैर वो पता चल जाएगा अभी। तो चलिए देखिए, ये 11th में हमने देखा था टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकाली जा सकती है। इफ द रैपिंग ऑफ फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन, इसकी तरफ हो, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थंब, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब जरा देखो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो व्हाट इज टॉर्क का क्या फार्मूला है? तो इस पर तो टॉर्क लगेगा। सो एज ये जो भी चीज़ है ये आर्म ऑफ कपल है, दो फोर्सेस लग रहे हैं तो आर्म ऑफ कपल ये दोनों है, यानी 2A हो गई आर्म ऑफ कपल। सो व्हेन अ डाइपोल is kept in electric field, uniform electric field, uniform electric field, then it experience a torque। अगर इसके सेंटर को आप O मान लें, सेंटर को O मान लें। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि P किधर से किधर है, माइनस से प्लस की तरफ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किधर होता है बताइए? डाइपोल मोमेंट होता है इस डायरेक्शन में होगा। सो इट इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और ये फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड ऊपर है। तो इनके बीच में जो एंगल हुआ वो कितना हुआ? ये P है, तो P की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है, तो ये हो गई P की डायरेक्शन और ऊपर हो गई फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हुई P की डायरेक्शन, ये हुई फील्ड की डायरेक्शन। तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ। नाउ अब जरा देखें कि कभी भी जब हमें टॉर्क निकालना है, सो इस पर जो भी फोर्सेस हैं वो अपोजिट हैं। तो जो अपोजिट हैं तो इसलिए वो कोई नेट ट्रांसलेशनल फोर्स 0 हो गया, क्योंकि वो अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। बट नेट रोटेशनल फोर्स इस पे रहेगा, क्योंकि उनके लाइन ऑफ एक्शंस और पॉइंट ऑफ एक्शंस अलग अलग हैं, इसलिए वो उसको रोटेट करा देंगे। जैसे जैम की डिब्बी को हम उंगली से ऐसे खोलते हैं तो उनके जो एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होते हैं, तो उस पर रोटेशन हो जाता है और डिब्बा खुल जाता है। तो ऐसे ही ये अलग अलग इनके लाइन ऑफ एक्शंस हैं, तो इसलिए ये इस पर नेट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, तो ये दो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है ना। तो ये इसका, ये इसका, तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर जब इक्वल फोर्स एक्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ वो प्योर रोटेशनल फोर्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम देखें कि टॉर्क क्या हुआ। सो
it will experience a torque that is pure rotational force. So this torque का क्या मतलब होता है? It is equals to R क्रॉस F. फार्मूले के हिसाब से तो यही होता है, ये तो फार्मूला है. So let us find out torque about the center of dipole. So torque about सेंटर ऑफ डाइपोल, जिसको कि हमने O कहा है, इज इक्वल्स टू, जरा देखें तो यहाँ पर सेंटर ऑफ डाइपोल पे निकालना है तो इसको ऐसे करो, ये ऐसे लाइन खींच दीजिए. तो आपको मालूम है ये एंगल कितना है, बताइए. ये एंगल P है और ये E है, तो इस एंगल को हमने क्या कहा? थीटा. अभी देख लीजिए थीटा का है. ये P है कि नहीं, माइनस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है P की तरफ, और ये E है, तो ये थीटा है. अगर ये थीटा है तो क्या कहा जा सकता है कि ये और ये भी थीटा हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये थीटा तो ये भी थीटा. अच्छा ये थीटा, तो अब जरा देखो ये कितना है, दिस इज ए, ओके. अच्छा ये थीटा है, तो ये बताइए कि ये एंगल कितना हुआ, क्या ये भी थीटा हुआ? तो हाँ, क्योंकि ये जेड बन रहा है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दिस इज थीटा. यहाँ से भी ले सकते थे कि ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल सीधा ले लो, क्योंकि ये P और ये E, तो ये तो थीटा हुआ, क्योंकि इधर की तरफ P और इधर की तरफ ही सीधा ही थीटा ले लो. अच्छा अब जरा देखो, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी जो R क्रॉस F है वो होता क्या है? आर एफ साइन थीटा और ईटा वेक्टर, वास्तव में ये होता है. तो दैट इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टेकन. तो हमको परपेंडिकुलर फोर्स लेना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगी, तो ये हमें लेनी पड़ेगी. ये हमेशा टॉर्क के केस में होता है. तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ पे टॉर्क निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ को देख लें कि एक ये है और आप चाहते हैं कि इस रॉड को घुमाना और इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स आपने इधर लगा दिया, दिस इज फोर्स, और ये रेडियस वेक्टर है. तो आप अगर टॉर्क निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रेडियस वेक्टर को आगे बढ़ाओ, तो रेडियस वेक्टर आगे बढ़ा तो ये थीटा हुआ. अब हमें इसको पीछे खींचना पड़ेगा और इस पर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा. ये थीटा है तो ये कितना हुआ, ये थीटा हुआ. परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, तो इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए x मान लो, इस डिस्टेंस को मान रहा हूँ x. तो बताओ यहाँ से साइन थीटा क्या हुआ, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस x बाई आर. तो x क्या हुआ, r साइन थीटा, तो x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा. तो सीधी बात है, यहाँ पर r साइन थीटा तो है ही है, r साइन थीटा. ये क्या बताता है कि फोर्स इनटू r साइन थीटा, तो फोर्स जो है वो ये फोर्स हुआ और ये हो गया r साइन थीटा. तो टॉर्क का क्या फार्मूला हुआ, फोर्स इनटू r साइन थीटा. सीधा मतलब है कि फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई perpendicular distance from the point of rotation to the line of action of force. So r sin theta कुछ और नहीं है, it is perpendicular distance. Between point of rotation, ये point of rotation है, to या from point of rotation to the line of action of
force from point of rotation to line of एक्शन ऑफ फोर्स। तो उस फोर्स को हमें पीछे की ओर अगर ले जाना पड़े तो ले जाएं, बट परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो F इंटू आर साइन थीटा, देखो यही फार्मूला आ गया और यही होता है आर क्रॉस एफ। चलिए, तो ये बात हो गई, आर क्रॉस एफ से हम टॉर्क निकालते हैं और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो आर से एफ की तरफ होती है। जैसे ये हो गया आर, ये हो गया एफ, तो आर से एफ की तरफ टॉर्क लगेगा। ये बताओ, अगर ऐसी चीज़ पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो कैसे घूमेगा रॉड? ऐसे घूमेगा कि नहीं? और अगर ऐसे घूमेगा, आप चाहें तो आर से एफ की तरफ फिंगर को ऐसे कर्ली करो तो थंब ऊपर आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से ऐसे करने पे जो थंब जाए तो थंब ऊपर आ रहा है, तो इस तरीके से अपवर्ड हुआ। टार्क किधर की ओर हो गया? अपवर्ड हो गया। तो इस पॉइंट पर ये अपवर्ड हुआ। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया जाए, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया जाए तो फोर्स हमारा ये है और इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसको मैंने पीछे किया, फोर्स यहीं से शुरू था ना, तो इसको पीछे कर दिया और इससे इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली। ये ए है और ये थीटा है। तो बताओ साइन थीटा क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्यों? क्योंकि ये 90 है। ये देखो, ये 90 है, तो इसलिए साइन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। यहाँ भी देख लो। सो इसलिए ये लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ कितनी हुई? ए साइन थीटा भी नीचे आपको बताया ही जा चुका है। सो ये अगर ए है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये लेंथ कितनी हुई? ए साइन थीटा। इतनी लेंथ हुई ए साइन थीटा। तो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स है क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए साइन थीटा। अच्छा, ये चीज अगर होगी तो कैसे इसको रोटेट कराएगी? अपवर्ड, ऊपर क्यों रोटेट कराएगी? तो अपवर्ड का जो डायरेक्शन है आप उसे क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव ले सकते हैं, और जो डाउनवर्ड है उसे निगेटिव, तो इसलिए मैं इसे पॉजिटिव रख रहा हूँ। और प्लस वैसे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज को निगेटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये देखिए, ये इसी तरीके से इस फोर्स, अब दूसरे वाले फोर्स पर भी देखो, दो फोर्स लग रहे हैं। ये जो हमारा क्या है कि दिस इज द मोमेंट आर्म। ये वाली जो लेंथ है इसका नाम क्या रखा जाएगा? जिस पर कोई चीज़ रोटेट करे उसको कहते हैं मोमेंट आर्म। उसी पर फोर्स लग रहे हैं। तो अब ये दूसरा फोर्स लग रहा है तो उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकालोगे? ये थीटा है तो ये क्या हुआ? ये भी थीटा हुआ। तो ये थीटा हुआ और ये लेंथ ए है तो ये क्या हुआ? ए साइन थीटा। तो इसलिए इसे क्या लिखा जा सकता है कि फोर्स इनटू ए साइन थीटा। देखो एफ, तो एफ की जगह क्यू ई लिखा और ए साइन थीटा, ए साइन थीटा कर दिया। तो अब ये जो है किधर घुमाएगा इसको? ये भी तो ऐसे ही घुमाएगा। तो ये भी और ये भी दोनों एक ही तरफ घुमाएंगे, ये सब ऐसे ही घुमाएंगे। तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर की तरफ, तो इसलिए ये पॉजिटिव हुआ और ऐड हो जाएगा। तो दैट इज 2 क्यू ए ई साइन थीटा। तो ये टॉर्क हो गया। टॉर्क अबाउट द डाइपोल ओ इज इक्वल टू टॉर्क। ये सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिया है, लेकिन Q इंटू 2A क्या होता है? दैट इज P। तो P ई साइन थीटा, तो टॉर्क हो गया। अगर हम देखें तो P क्रॉस ई करके देखो, P और E, तो P से जरा E की तरफ जाओ, तो P से E की तरफ अगर जाएंगे तो भी तो थंब ऊपर ही है। तो P से E की तरफ जाए तो थंब ऊपर है, वो टॉर्क की भी वही डायरेक्शन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो P से E की तरफ डायरेक्शन है
वही हमारे टॉर्क की डायरेक्शन है, तो हम इसे वेक्टर में बदल लें, दैट इज P क्रॉस E। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। सो ये दिस इज द टॉर्क इज इक्वल्स टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डाइपोल इज केप्ट। इसी चीज को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। तो ये जो टॉर्क होता है, आप चाहें तो डाइपोल मोमेंट और इनकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो कूलम, और इस डिस्टेंस, क्योंकि चार्ज इनटू डिस्टेंस ये मीटर हो गया, और ई की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, तो ये कट गया, तो ये न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो गई। तो टॉर्क की तो न्यूटन मीटर होती है। अब जरा देखो, मान लीजिए एक डाइपोल आपने रख दिया, तो दूसरी तरीके से बताते हैं इसी चीज़ को, और वो ज़रा आसान है। -q और +q रख दिया, इनके बीच की जो टोटल लेंथ है 2a है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, जैसा कि पहले दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, पॉजिटिव चार्ज उधर ही जाएगा, क्योंकि फील्ड कहाँ से कहाँ होती है? फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। ये देखो, पॉजिटिव से निगेटिव, तो फील्ड तो निगेटिव की तरफ होती है, और फील्ड वैसे भी पॉजिटिव चार्ज के जाने की दिशा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज तो जहाँ जाए वही फील्ड है, तो इसलिए इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा वो QE होगा, और निगेटिव चार्ज तो फील्ड के अपोजिट जाएगा, तो इसलिए इस पर -QE फोर्स लगेगा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सॉरी, टॉर्क। टॉर्क इज द टॉर्क का एक और फार्मूला बताता हूं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर्स, चाहिए फोर्स ले लो, चाहिए फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये कपल है, कपल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये भी तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, P किधर से किधर तक होगा? P इस डायरेक्शन में, माइनस से प्लस, तो P और E, और E किधर है? ऊपर, देखो E ऊपर है, तो P इधर ही ऊपर, तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो थीटा लिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया होगा कि द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। तो ये अगर थीटा है, तो इसे अगर हमने 2a लिया है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो थोड़ी देर के लिए इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं। यदि ये डिस्टेंस x है, तो बताओ साइन थीटा क्या हुआ? यहाँ पे साइन थीटा, इट इज इक्वल्स टू x अपॉन 2a, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो x क्या हुआ? 2a साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू आई है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हमने लिख दिया। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क है तो मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स, तो मैग्नीट्यूड क्या है? QE, और उनके बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2a साइन थीटा। अच्छा, आप यहाँ देखें तो था वही a साइन थीटा ये और a साइन थीटा ये, तो जुड़ के 2a साइन थीटा ही हुआ था।
लेकिन वो चीज़ हमने फुटकर में ली थी, अब यहाँ हमने एज ए एग्रीगेट ले ली, एक साथ ले ली, तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो 2a sin थीटा एक साथ आ गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, 2qa e sin थीटा, ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, तो जो टॉर्क हो गया ये P E sin थीटा। बट हम जानते हैं कि अगर एक डाइपोल रखा जाए और इस पर इधर फोर्स लगे, इस पर इधर फोर्स लगे, तो ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ से P और E का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो ऊपर होगा। ये देखो इसे, क्योंकि P से E की ओर क्रॉस, P क्रॉस E है, तो P है इधर माइनस से प्लस की ओर और E है इधर, तो अगर इधर से इधर जाओगे P से E की तरफ तो अपवर्ड होगा। P क्रॉस E क्या होगा, P E साइन थीटा से क्या निकालो, P साइन थीटा क्या होता है, P क्रॉस E। तो जो P क्रॉस E का डायरेक्शन है वही हमारे डाइपोल मोमेंट के रोटेशन का भी डायरेक्शन हुआ। तो ये जो टॉर्क हुआ वो P क्रॉस E हुआ। आप चाहें तो ये ज़्यादा फेयर वर्क है, आप इससे भी कर सकते हो, और वरना ये बेसिक्स हैं जो हम लोगों ने 11th में पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर दूसरा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर एंटी क्लॉकवाइज आती है तो पॉजिटिव ले लिया जाए, तो दोनों पॉजिटिव ले लिया और इस तरह से निकाल लिया। तो खैर हमारा फार्मूला तो ये बन गया, हमने आपको 2 मेथड बताए। व्हेन विल द डाइपोल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क, जरा इस बात को देखें, क्योंकि साइन थीटा है तो ये कब मैक्सिमम टॉर्क होगा, जबकि थीटा 90 हो जाए। कब ये मैक्सिमम टॉर्क देगा, जरा ये देखें। टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, टॉर्क की वैल्यू P क्रॉस E है। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, ये देखिए, मैक्सिमम टॉर्क की क्या कंडीशन होगी, पी ई साइन थीटा होता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू पी स्केलर फॉर्म में। व्हेन डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, या एक्सिस ऑफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, व्हेन एक्सिस ऑफ डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, यानी कि डाइपोल, ये माइनस और ये प्लस, तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया और फील्ड है ऊपर, तो इनके बीच में ये फील्ड हो गई, फील्ड पूरे में है, तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। टॉर्क मैक्स क्या हो गया, इट इज पी ई साइन 90 डिग्री, दिस इज पी ई, ये टॉर्क मैक्स है। इस अगर ऐसे रख दोगे तो बड़ी तेजी से घूमेगा वो, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क है तो ऐसे खट से घूम जाएगा, ऐसे रखोगे तो खट से घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे रखोगे आप तो ऐसे रखने खट से घूम जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए कंडीशन ऑफ मिनिमम टॉर्क, कंडीशन ऑफ टॉर्क, तो मिनिमम टॉर्क की क्या कंडीशन है कि व्हेन डाइपोल या एक्सिस ऑफ डाइपोल इज अलोंग फील्ड, फील्ड अगर ऊपर है और डाइपोल भी हमारा इसी तरीके से है, ये माइनस और ये प्लस, तो अब P तो ऊपर ही हो गया, P भी ऊपर E भी ऊपर, तो जब P और E ऊपर हैं थीटा 0 हो गया, क्योंकि जिधर फील्ड थी उधर ही की ओर हमने डाइपोल रख दिया है, तो जब फील्ड की ओर डाइपोल रखोगे तो थीटा 0 हो जाएगा।
सो इसलिए टॉर्क मिनिमम कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो तो जीरो होता है। सो पी ई साइन जीरो, तो पी ई साइन जीरो इज इक्वल्स टू पी ई इंटू जीरो। सो इट इज इक्वल्स टू जीरो। इन दैट केस उस पर कोई भी रोटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, वो वैसे ही रहेगा। और इस पर जो इधर की ओर क्यू ई लग रहा है फोर्स, और इस पर इधर की ओर क्यू ई लग रहा है, यानी माइनस क्यू ई, तो ट्रांसलेशनल फोर्स तो आपस में कैंसिल हो ही रहे हैं और रोटेशनल फोर्स भी जीरो है। सो इट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ना तो ट्रांसलेशनल फोर्स लग रहा है और रोटेशनल भी देखो जीरो हो गया, टॉर्क भी जीरो हो गया। एज देयर इज नो translational and no rotational force is acting on dipole, so it is a condition of complete perfect equilibrium, perfect equilibrium। ये चीज इसको थोड़ा बहुत अगर आप हिला भी दोगे तो खट से फिर से सीधा हो जाएगा। थोड़ा सा हिलाया तो जब जरा सा भी हिलाएंगे तो उस पर नीचे वाला फोर्स नीचे लगेगा और वो ऊपर लगेगा, तो ऐसे हिलाने से फिर ऐसे ऐसे होकर सीधा हो जाए। तो ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम है। और परफेक्ट ही नहीं है, थोड़ा सा मान लीजिए अगर आपने हिला दिया, आप सोचोगे कि मैं इसे थोड़ा सा एंगल पर दे दूँ, तो ऐसे आपने ये प्लस चार्ज लिया और ये माइनस पे, तो वो नीचे फोर्स लग रहा है उस पर ऊपर लग रहा है, तो उसको फिर से वो अलाइन कर देगा। ये क्यू ई ऊपर लग रहा है और इस पर माइनस क्यू ई नीचे लग रहा है, तो अगर कोई ऐसे सीधा ऐसे पकड़ के खींचे तो फिर से वो सीधा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये ना एक सिर्फ कंप्लीट इक्विलिब्रियम है परफेक्ट, बट इट इज़ ऑल्सो ए कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज़, क्योंकि वो सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पे सीधा हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ए केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। जबकि यहाँ पर जो पीछे का केस था, हमने परपेंडिकुलर लिया था, यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा था क्यू ई और यहाँ पर लग रहा था माइनस क्यू ई, तो ट्रांसलेशनल फोर्स तो नेट ज़ीरो था, हाँ टॉर्क नॉन जीरो था। सो इट इज़ ए केस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो सारे फोर्सेस जीरो होते हैं तभी परफेक्ट इक्विलिब्रियम होता है। अब यहाँ ट्रांसलेशनल फोर्स तो जीरो है क्योंकि अपोजिट है और इक्वल है, बट रोटेशनल तो नहीं जीरो है, तो ये एक आंशिक साम्यावस्था की स्थिति हुई, जबकि ये एक पूर्ण साम्यावस्था की स्थिति हुई। इट इज़ ए केस ऑफ परफेक्ट एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप कहेंगे फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की भी मुझे कंडीशन बताइए, तो वो भी लीजिए। सो कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सो ये कंडीशन ऑफ मिनिमम टॉर्क है। सो व्हेन P एंड E आर पैरेलल या अलोंग सेम डायरेक्शन, तो पहला केस क्या बताया, व्हेन P एंड E आर इन सेम डायरेक्शन, तो पहला ये केस बताया, P और E सेम डायरेक्शन में। अब जब P और E एंटी पैरेलल हो तब देखो, ये तो मैंने केस 1 बताया। केस 2, इफ when P and E are anti-parallel, यदि वे एक दूसरे से 180 डिग्री पर हों, एंटी पैरेलल, मेरा कहने का मतलब है कि ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और फील्ड इधर है, फील्ड ऊपर की तरफ, ये फील्ड हो गई,
तो टॉर्क किधर है? टॉर्क तो ऊपर से नीचे हुआ, तो ये नीचे ये ऊपर, तो ऐसे केस में क्या हुआ? ऐसे केस में थीटा को 180 लेना पड़ेगा, क्योंकि पी नीचे और ये ऊपर। तो टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क इज पी ई साइन थीटा। देख लीजिए, यही फार्मूला बताया था आपको, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई यानी पी साइन थीटा। वही लगा रहा हूँ सब जगह, पी साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। यहाँ डिग्री लगानी पड़ेगी और यहाँ भी डिग्री लगा दी। अच्छा, तो ये जरा देखो, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई इंटू जीरो। साइन 180 की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन जीरो भी जीरो, साइन 180 भी जीरो। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन इस निगेटिव पर किधर फोर्स लग रहा है जरा सोचो। निगेटिव पर नीचे फोर्स लग रहा है, माइनस क्यू ई। और पॉजिटिव पर फील्ड की तरफ लगता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहाँ जाए वही फील्ड होती है, तो इस पर क्यू ई। ये देखिए, अब अगर मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, सोचिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये ऊपर भी थोड़ा सा टेढ़ा किया था, लेकिन ये जो ये है ना, इसने इसको खींच लिया सीधा और सीधा कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा होने पर ये ऊपर खींच रहा है, तो खींच के सीधा कर लेगा, और ये नीचे खींचेगा तो फिर से सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इसे टेढ़ा किया, तो इस पर नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर नहीं लग रहा है, और इस पर ऊपर लग रहा है, तो बात कुछ और होगी। अगर जरा सा भी ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है, तो जरा सा भी ये हिल गया अगर इस पोजीशन से, तो ये घूम जाएगा, क्योंकि ये चीज इसे नीचे खींचेगी और ये चीज इसे ऊपर खींचेगी। ये ऊपर खींचे नीचे रोटेट कर जाएगा, 180 पे रोटेट कर जाएगा, और फिर ये अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा। तो अभी ऐसी स्थिति में ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अगर जरा सा हिला दोगे तो पलट जाएगा, क्योंकि ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, तो इसकी घूमने की टेंडेंसी अब ऐसी है, तो रोटेट ही कर जाएगा। और जबकि इसकी घूमने की टेंडेंसी इस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी है, क्योंकि ये फिर सीधा हो जाएगा, जरा सा हिला फिर सीधा। जैसे आप मैग्नेटिक कंपास देखते हैं, थोड़ा हिलता है और अपनी जगह रहता है, तो ये वैसी स्थिति है, नॉर्थ की तरफ रहता है जैसे। तो ये क्या है? दिस इज ए कंडीशन ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम तो है, क्योंकि यहाँ पर भी रोटेशनल फोर्स यानी टॉर्क जीरो है, और ये this is a condition of perfect equilibrium, but it is unstable equilibrium. It is, if it is a small deviated from its position, then it will rotate by 180 degree and come to stable equilibrium. It is a case of perfect equilibrium. ऐसा क्यों कह रहा हूँ? परफेक्ट इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें सारे फोर्सेस सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो और सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ये जब हो, तो यहाँ सारे फोर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के और टॉर्क एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सब जीरो हैं। तो ये एक केस है परफेक्ट इक्विलिब्रियम का। इट इज, परफेक्ट इक्विलिब्रियम तो है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, if the dipole is disturbed, it will rotate by 180 degree and come to stable equilibrium. If dipole is slightly disturbed, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए, then तो क्या होगा? It will rotate by 180 degree and come to a position of stable equilibrium. देखिए, अगर इसे थोड़ा सा हम डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा? Then it will rotate. कैसा रोटेट होगा? क्लॉकवाइज, and come to stable equilibrium. And
come to stable equilibrium. तो ये बात हमने आपको डाइपोल के बारे में बता दी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर क्या टॉर्क लगता है और उसके क्या अलग अलग केसेस हैं। बाकी रही बात आगे की कि अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो, ये तो मैंने बताया यूनिफॉर्म फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा, इस बात पर हम अगली क्लास में बच्चों चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।